Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about types of nephrons. इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है किडनीज के बारे में, किडनी का स्ट्रक्चर देख लिया था। उसके बाद नेफ्रॉन जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसकी वजह से यूरिन फॉर्म होती है किडनी में, ये कितने टाइप्स की होती है। और साथ ही साथ जो एक लास्ट टॉपिक छूट गया है इससे रिलेटेड, वो क्या है, रीनल ब्लड सप्लाई। इसके बारे में बात करेंगे कि जो किडनीज हैं या जो नेफ्रॉन्स हैं इनमें किस तरीके से ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन जो होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। फर्स्ट वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड सेकेंड वन इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी। एक कॉर्टेक्स में होगा, दूसरा जक्स्टा मेडुलरी, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला के जंक्शन के बीच में। तो किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले कॉर्टिकल नेफ्रॉन। In this type of nephron, the main portion is in the cortical region or the cortex region. मेन पोर्शन क्या है, मेन पोर्शंस में बर्मन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये चार चीज़ें क्या हैं। और थोड़ा बहुत पोर्शन, थोड़ा नहीं, मैक्सिमम जो पोर्शन है लूप ऑफ हेनले का, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होगा। जैसे अगर हम बात करें, ये स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस का और यहाँ पे जो आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये थोड़ा सा जंक्शन बनाता है ग्लोमेरुलस या जो इफरेंट आर्टीरियोल एफरेंट आर्टीरियोल है उनके साथ जंक्शन बनाता है। ये वाला पोर्शन है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, ये वाला पोर्शन है लूप ऑफ हेनले। और आपको दिख रहा होगा लूप ऑफ हेनले का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में है। ये जो लाइन है ये शो कर रही है, ये नीचे वाला पोर्शन मेड्यूला है और ये ऊपर कॉर्टेक्स रीजन है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो पोर्शन है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट जो है उसको तो नीचे तक जाना है, पैपिले तक, लेकिन अदर जो पोर्शन है वो ज़्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट है। ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और अधिकांश भाग किसका, लूप ऑफ हेनले का अधिकांश भाग कहाँ है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। इसलिए इसका नाम क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि इसका मेन पोर्शन जो है बर्मन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी और मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में। इन दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन दे हैव शॉर्टर लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले का साइज होता है वो शॉर्ट होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा शॉर्ट साइज की है। और जितना मैक्सिमम पोर्शन जो है वो अपर साइड में कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट है, विच इज़ मेनली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन एंड लिटिल बिट इन मेड्यूला। मेड्यूला में भी थोड़ा सा पोर्शन होता है लूप ऑफ हेनले का। In higher animals 80% of nephrons are cortical nephron. हायर एनिमल्स यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में भी केवल बर्ड्स और मैमल्स में जक्स्टा मेडुलरी मिलता है, बाकी सब में कॉर्टिकल नेफ्रॉन मिलता है। और जिनमें जक्स्टा मेडुलरी मिलता है, मतलब दूसरे टाइप का मिलता है, उनमें भी 80% कॉर्टिकल है और 20% जो बचा होगा वो जक्स्टा मेडुलरी है। मतलब ज़्यादा किसकी संख्या होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। दे डू नॉट हैव वासारेक्टे। और यहाँ पे इन वाली सेल्स में या इन वाली जो नेफ्रॉन्स हैं इनमें वासारेक्टे नहीं मिलता है। वासारेक्टे क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ये कुछ लूप टाइप की बनाता है, एक कैपिलरीज का बेड टाइप का है जो रैप करता है, रैप होता है अराउंड द लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे जो होता है केवल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है जो पीसीटी और डीसीटी को रैप करती है, और जो जितना पोर्शन कॉर्टेक्स वाले रीजन में है उतना लूप ऑफ हेनले, लेकिन ये लूप ऑफ हेनले को रैप नहीं करेगी। रैप करती कौन है, आगे यही जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो आगे चल के वासा रेक्टा में कन्वर्ट होती है। इन दिस नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये वासा रेक्टे नहीं बनाती है, मतलब जो लूप ऑफ हेनले है उसके अराउंड में कॉइल नहीं करेगी, वहाँ से रीअब्जॉर्ब जो मटेरियल है उसको गेन करेगी, लेकिन इसके अराउंड में कॉइल नहीं बनाएगी, मतलब वासा रेक्टे में कन्वर्ट नहीं होगी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टे क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे जब हम ब्लड सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको लूप ऑफ हेनले कुछ ज़्यादा ही डीप दिख रहा होगा और लंबे साइज का भी दिख रहा होगा, लॉन्ग दिख रहा होगा। In this type of nephron, glomerulus, Bowman's capsule, PCT and DCT are located close to the junction of
कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, इसलिए इसका नाम जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन पोर्शन है वो जंक्शन में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि मेड्यूला में प्रेजेंट है, नहीं तो मेड्यूलरी आता। यहाँ पे जक्स्टा मेड्यूलरी है, मतलब ये जंक्शन में प्रेजेंट है मेन पोर्शन। और मेन पोर्शन में क्या क्या है? ग्लोमेरुलस, बर्मन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सब कहाँ पे है? ये जंक्शन है, यहाँ पे ही इसके क्लोज लोकेटेड होते हैं। और इसमें और क्या है, ये कैसे अलग है? दे हैव लार्जर ग्लोमेरुलस एंड लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। ग्लोमेरुलस भी बड़ा साइज का होता है, लार्ज लूप ऑफ हेनले होती है, वहाँ पे शॉर्ट थी, यहाँ पे लार्ज लॉन्ग होती है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले कम्प्लीटली प्रेजेंट इन मेड्यूला, और यहाँ वहाँ पे क्या था? मैक्सिमम पोर्शन जो लूप ऑफ हेनले का था वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट था। यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन, और मान लीजिए पूरा ही कम्प्लीटली क्या होती है? लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होती है मेड्यूला वाले रीजन में। ये नीचे वाला पोर्शन मेड्यूला का है और ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स का। तो कॉर्टेक्स में लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट नहीं है, उस केस में कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले का मैक्सिमम पोर्शन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट था, कॉर्टिकल वाले में। फाउंड ओनली इन बर्ड्स एंड मैमल्स, और वो भी कितना? ओनली 20%। केवल 20% जो होती हैं वो नंबर में बहुत कम होती है जक्स्टा मेड्यूलरी। ज़्यादातर अधिकांश भाग और अधिकांश जो संख्या होती है बर्ड्स और मैमल्स में भी, वो किसकी होती है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की होती है, जिनके पास शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होती है। उनके पास इनकी संख्या बर्ड्स और मैमल्स में इनकी कम होती है, और ये केवल बर्ड्स और मैमल्स में ही मिलते हैं। बाकी जो अदर ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स में भी, जैसे पाइसिस हो गया, रेप्टीलिया, एम्फीबिया, इनमें ये प्रेजेंट नहीं होती है, केवल एप्स और मेमिलिया में होती है। ठीक है। वासा रेक्टे इज प्रेजेंट, यहाँ पे वासा रेक्टे होती है जो कॉइल होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद, ये इलोंगेट होके और कैपिलरीज बनाएंगी जो रैप करेंगी लूप ऑफ हेनले को। ठीक है। तो ये वाली जो कैपिलरीज होंगी जो अराउंड रैप कर रही है लूप ऑफ हेनले को, इनको कहते हैं वासा रेक्टे, और ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है ना, इसलिए। तो ये था टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे रीनल ब्लड सप्लाई, किस तरीके से ब्लड सप्लाई होता है किडनीज में। तो रीनल ब्लड सप्लाई क्या है? किडनीज को जो भी ब्लड दिया जा रहा है किसी 1 मिनट में, अब मान लो 1 मिनट में जितना भी ब्लड वॉल्यूम किडनीज को दिया जा रहा है वो क्या हुआ? रीनल ब्लड सप्लाई। डेफिनेशन अगर देखें, रीनल ब्लड फ्लो और रीनल ब्लड सप्लाई इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज डिलीवर्ड टू द किडनी पर यूनिट टाइम। और टाइम मिनट में मान लीजिए, 1 मिनट में जितना भी ब्लड वॉल्यूम किडनी को सप्लाई किया जा रहा है वो ब्लड वॉल्यूम क्या है? रीनल ब्लड सप्लाई है या रीनल ब्लड फ्लो है। इन ह्यूमन, एक अडल्ट नॉर्मल ह्यूमन की बात करें जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो? 70 to 80 kg हो, जिसका वेट लगभग 70 to 80 kg के बीच में हो या इतना हो, उसमें जो रीनल ब्लड सप्लाई होता है इट इज़ अबाउट 1.2 to 1.3 लीटर पर मिनट। इतना ब्लड सप्लाई किया जाता है किडनी को एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन में, और ये जो अमाउंट है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। जितना भी हार्ट पंप कर रहा है 1 मिनट में, कार्डियक आउटपुट जितना भी सर्कुलेट किया जा रहा है पूरी बॉडी में, वो कार्डियक आउटपुट का 20 to 25% किडनीज को सप्लाई किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.2 to 1.3 लीटर पर मिनट। ठीक है। और वापस से फिर किडनीज को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनको सप्लाई किया जाता है, और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द रीनल वेन वापस से हार्ट में दे दिया जाता है, पोर किया जाता है, ताकि ये फिर से ऑक्सीजनेटेड हो सके। हार्ट की अलग प्रोसेस होती है, उस तरीके से ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। किडनीज रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम रीनल आर्टरीज, जैसा हमने कहा रीनल आर्टरीज जो होती है वो पेनिट्रेट होती हैं किडनीज में थ्रू द हाइलम वाले रीजन से, और फिर वहीं पे से रीनल वेन्स भी आती हैं। फिर ये आर्टरीज आगे सप्लाई किस तरीके से करती है इसके बारे में बात करेंगे। इट डिवाइड्स इनटू मैनी ब्रांचेस एंड फाइनली एफरेंट आर्टीरियोल, सॉरी यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल है। सबसे पहले जो जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती हैं कुछ ब्रांचेस में, और उसके बाद एफरेंट आर्टीरियोल बनता है। एफरेंट आर्टीरियोल एक फाइनर ब्रांच है रीनल आर्टरीज की जो सप्लाई करती है ब्लड को ग्लोमेरुलस में। ठीक है। तो यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल है, ईफरेंट नहीं है यहाँ पे।
द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन आउट फ्रॉम किडनीज बाय रीनल वेन, और जो ब्लड है वो किडनी से वापस जाता है वेन्स के थ्रू, रीनल वेन्स के थ्रू मैनी ब्रांचेस ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल। यहाँ पे इफरेंट है, ग्लोमेरुलस में जाने के बाद फिर से एक और आर्टीरियोल बनता है जिसका नाम है इफरेंट आर्टीरियोल। ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये फिर से ज्वाइन होता है और ज्वाइन होके एक लार्ज वेसल बनाता है जो रीनल वेन है, और रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट की ओर लेके जाती है, सर्कुलेशन में लेके जाती है। लेकिन जो रीनल वेन होती है इसके पास जो यूरिया या यूरिक एसिड या कोई वेस्ट मटेरियल जो है उसकी अमाउंट सबसे कम होती है, क्योंकि ये वापस फिल्टर आउट हो चुका है, राइट। इसलिए जो रीनल वेन है इसके पास सबसे कम अमाउंट होती है वेस्ट मटेरियल्स की, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारी चीज़ें। ये एक फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स हैं वो फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट होके फिर ग्लोमेरुलस तक पहुंच के फिर वापस से लास्ट में रीनल वेन बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले रीनल आर्टरीज हैं जो ब्लड को लेके आती हैं, जो भी हमारा सर्कुलेशन है, हार्ट ने ब्लड पंप किया रीनल वेन्स के थ्रू, ये जो किडनी है, किडनीज तक ब्लड को पहुँचाया जाता है। उसके बाद सेगमेंटल आर्टरीज में ये कन्वर्ट होती हैं, ये इससे थोड़ी छोटी ब्रांचेस हैं आर्टरीज से। उसके बाद ये कन्वर्ट होती है इंटरलोबर आर्टरीज में, और उसके बाद आर्क्यूएट आर्टरीज, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, और लास्ट में फिर जाके बनते हैं एफरेंट आर्टीरियोल्स। एफरेंट आर्टीरियोल्स सप्लाई करते हैं ब्लड को ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस मेन एक नेफ्रॉन का पोर्शन है जहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिल्ट्रेशन में प्लाज्मा फिल्टर आउट होता है, जिसके बाद वापस से जो अगर कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल या वेस्ट मटेरियल जो नहीं है, जो यूज़फुल मटेरियल है, वो क्या हो गया है, फिल्टर आउट हो गया है, उसको वापस से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और इसी रीअब्जॉर्प्शन के कारण जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस एक कैपिलरीज का बंच है, कैपिलरीज है। अगर हम नॉर्मली देखें तो कैपिलरीज फिर वापस से वेन्यूज़ में डिवाइड हो जाती हैं, वापस से वेन्यूज़ बनाती हैं, लेकिन इस केस में यहाँ पे वेन्यूज़ ना बन के फिर से आर्टीरियोल्स बन रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वापस से हमको कैपिलरीज चाहिए जो क्या कर सके, रीअब्जॉर्ब मटेरियल को वापस से गेन कर सके, क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन भी होगा। केवल किडनीज में ऐसा देखा जाता है। एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस बना जो एक बेड ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज का एक बंच टाइप का है। वापस से इफरेंट आर्टीरियोल बन गया जो एक आर्टरीज का पार्ट है, और फिर उसके बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टे में ये कन्वर्ट होता है। ये भी कैपिलरीज हैं। वापस आर्टीरियोल बनने के बाद फिर से दूसरा एक बेड आता है कैपिलरीज का, वो क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टे, जिनका मेन काम होता है जो भी रीअब्जॉर्ब मटेरियल है, कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल जो फिल्टर आउट हो गया है उसका वापस से रीअब्जॉर्प्शन होगा, और रीअब्जॉर्ब मटेरियल को ये वापस से सर्कुलेशन में ला सके, वापस से इसको ब्लड प्लाज्मा में गेन कर सके, इसलिए ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसलिए किडनीज में इस तरीके का मैकेनिज्म मिलता है ब्लड सप्लाई में। फिर जाके बनेगी इंटरलोबर वेन्स, आर्क्यूएट वेन्स, इंटरलोब्यूलर बनेगी पहले, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरलोबर बनेगी, फिर सेगमेंटल वेन बनेगी, और लास्ट में जाके रीनल वेन्स बन जाएगी। तो ब्लड पहले सर्कुलेशन से रीनल आर्टरी में आया, फिर उससे छोटी जो ब्रांचेस है सेगमेंटल आर्टरीज इसमें गया, फिर इंटरलोबर आर्टरीज में गया, फिर आर्क्यूएट आर्टरीज में गया, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में गया। और जो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज हैं इनको दूसरे शब्दों में हम कॉर्टिकल रेडियल आर्टरीज भी कहते हैं, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियोल, इसके बाद जो कॉर्टिकल रेडियल आर्टरीज और इंटरलोबर आर्टरीज हैं ये वापस से कन्वर्ट होके फिर जो आर्टीरियोल्स हैं इनमें कन्वर्ट होती हैं, और वो आर्टीरियोल क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल। यहाँ पे ब्लड आता है, उसके बाद कैपिलरीज जो बंच ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस है वहाँ पे फिल्टर आउट होता है। उसके बाद वापस से ये कैपिलरीज एक और आर्टीरियोल बनाती है जिसका नाम है इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल के बाद ब्लड जाता है वासा रेक्टे अगर प्रेजेंट है तो, नहीं तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, जहाँ पे रीअब्जॉर्ब जो मटेरियल है वो वापस से गेन किया जाता है। और फिर इंटरलोब्यूलर वेन्स बनती है, कॉर्टिकल रेडियल वेन्स फिर से बनती हैं। अब यहाँ से वेन्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। फिर आर्क्यूएट वेन्स, इंटरलोबर वेन्स, सेगमेंटल वेन्स, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल की जो अमाउंट है वो सबसे कम है। और फिर रीनल वेन, और रीनल वेन वापस से जाके जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा होंगी वहाँ तक ब्लड को सप्लाई करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो जो राइट एट्रियम है वहाँ पे
पोर किया जाएगा और उस तरीके से सर्कुलेशन फिर वापस चलता रहेगा। इस तरीके से ब्लड सप्लाई का मैकेनिज्म चलता है किसमें, किडनीज़ में। और केवल किडनीज़ ही ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ पे, या जो नॉर्मली क्या देखा गया है, आर्टरीज से कन्वर्ट होते हैं आर्टीरियोल्स, और उसके बाद कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स और फिर वेन्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्टीरियोल्स बनने के बाद कैपिलरीज तो बन गई, उसके बाद फिर से आर्टीरियोल बनते हैं, फिर वेन्यूल और वेन्स बनती हैं। ठीक है, तो ये किसके केस में है, किडनीज के केस में। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टे, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एफरेंट और ईफ्रेंट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एफरेंट मतलब जो लेके आ रहा है ब्लड, और ईफ्रेंट जो लेके जा रहा है, और ईफ्रेंट और एफरेंट दोनों आर्टीरियोल्स हैं। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आर स्मॉल ट्यूबुलर ब्लड वेसल्स which travels alongside the PCT and DCT. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल ने ब्लड दिया, फिर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का गुच्छा जो है, उसके बाद ईफरेंट आर्टीरियोल में ब्लड गया, और उसके बाद ईफरेंट आर्टीरियोल फिर से कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं। तो ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये फिर से कैपिलरीज का एक बेड टाइप का है, जो केवल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फैला हुआ है। इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जैसा हमने कहा, वहाँ पे वासा रेक्टे नहीं होते हैं। Efferent arterioles divides into many branches which wrap or coil around the PCT and DCT. और ये लूप ऑफ हेनले के अराउंड में कॉइल नहीं होती है, लेकिन रीअब्जॉर्ब्ड मटेरियल लूप ऑफ हेनले से भी आते हैं। यहाँ पे ये कॉइल ना होके सीधे वेन्यूल्स में, या जो वेन्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच हैव ब्लड इन लोअर प्रेशर। जैसे हमने ग्लोमेरुलस में देखा, वहाँ पे हाई प्रेशर में ब्लड प्रेजेंट था, वो भी कैपिलरीज है। इन कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो लो प्रेशर पे होता है। जैसे अदर कैपिलरीज होती हैं उनमें भी लो प्रेशर पे होता है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है सेम। These helps in reabsorption of useful material which is absorbed from PCT and DCT. PCT और DCT में मटेरियल रीअब्जॉर्ब होते हैं। जैसे PCT की हमने बात की थी, 100% ग्लूकोज, 100% अमाइनो एसिड एक्टिवली यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और ये जो एब्जॉर्ब मटेरियल है ये वापस सर्कुलेशन में जाए, इसके लिए इसके अराउंड में ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कॉइल्ड होती हैं। जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ उसको वापस से गेन कर देगी प्लाज्मा में। ठीक है, In case of cortical nephron, the peritubular capillaries rejoin and form renal veins. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे फिर से आपको लूप ऑफ हेनले के अराउंड में भी कॉइलिंग दिख रही होगी। ये जो कॉइलिंग है ये वासा रेक्टे की कॉइलिंग है, ये वाली जो कॉइलिंग है, और उसके बाद जाके क्या बन रहे हैं, जो रीनल वेन है उसके लिए जो वेन्स जो हमने अभी तक चार्ट में देखा था वैसे टाइप की वेन्स बनेगी। लेकिन इस केस में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के केस में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो वही रीजॉइन होके वापस लास्ट में रीनल वेन बनाती हैं। मतलब यहाँ पे वासा रेक्टे नहीं मिलेगा, कॉइलिंग अराउंड लूप ऑफ हेनले ये नहीं दिखेगी। किस केस में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के केस में। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के केस में पहले पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वापस से इलोंगेट होंगी, इलोंगेट होके एक कॉइलिंग बनाएगी लूप ऑफ हेनले के अराउंड में, और उसके बाद जाके रीजॉइन होके लास्ट में रीनल वेन्स बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है वासा रेक्टे, जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरा कैपिलरीज है। और ये जो कैपिलरीज होती है इन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, ये केवल जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में मिलती है। इन द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फर्दर इलोंगेट एंड मेक लूप और कॉइलिंग अराउंड द लूप ऑफ हेनले। वहाँ पे केवल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अराउंड में कॉइलिंग आपको दिख रही थी, जो क्या थी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ही आगे इलोंगेट होके एक और कॉइलिंग बनाती है लूप ऑफ हेनले के अराउंड। ये किस में मिलता है, केवल जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में, जो केवल 20% मिलती है इन केस ऑफ ह्यूमंस, मैमल्स और बर्ड्स। दिस पार्ट ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इज नोन एज वासा रेक्टे, और यही इलोंगेटेड पार्ट जो कॉइल्ड है अराउंड लूप ऑफ हेनले इज नोन एज वासा रेक्टे। दे आर थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज विच हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन, ये भी उसी तरीके का काम करती है। लूप ऑफ हेनले से जो मटेरियल बाहर को, आउटसाइड को दिए जाते हैं या जो अब्जॉर्ब किए जाते हैं, जैसे
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, लेकिन वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और असेंडिंग वाला जो होता है वहाँ पे वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वासा रेक्टे है वो रीअब्जॉर्ब मटेरियल को वापस गेन करेगा। ठीक है, ये भी वही टाइप की कैपिलरीज का बेड टाइप का है। These vessels rejoin and form renal veins in case of juxtamedullary nephrons। किस केस में, उसकी अगर हम बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ही वापस रीजॉइन होके वेन्स बना रही थी। इन केस ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और वासा रेक्टे, यहाँ पे जो वासा रेक्टे है वही आगे चल के वेन्स में कन्वर्ट होगी। मतलब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज वो इलांगेट होके वासा रेक्टे बनाएगी और उसके बाद जाके वेन्स में कन्वर्ट होंगे, जो वापस की सीरीज थी। इस तरीके से ब्लड सप्लाई होता है किडनीज में, और वासा रेक्टे और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हेल्प करती है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में।